हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम आपको बता चुके थे कुछ इसके पहले जो इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे उसके आगे कुछ लिटिव फिगर्स ऑफ स्पीच तो मैं पहले ही बता चुका हूं। आज हम शुरू करते हैं लिटोट्स से। आगे की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टर्म्स हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी हैं और वो एक टर्म्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि लिटोट्स के बारे में, हम लिटोट्स के बारे में पढ़ेंगे। लिटोट्स क्या होता है? कभी कभी हम अपनी बातों को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करने के लिए, उसमें बहुत जोर डालने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा उसको फोर्सफुल बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव एक्सप्रेशन लाते हैं, उसमें उसको नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं। इन लिटोट्स कह रहा है, इन लिटोट्स अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस। तो ये कह रहा है कि हाँ, ये कह रहा है कि लिटोट्स जो होता है वो जैसे कोई भी मतलब बात को बहुत ज्यादा अफर्मेटिव सेंस लाने के लिए हम नेगेटिव एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अभी अगर मैं कहूं कि आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, जैसे कह रहा, तो इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसा है कि मैं कोई छोटे शहर का आदमी नहीं हूं, जैसा आप समझ रहे हैं मुझे। इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़े शहर का आदमी हूं, मुझे आप हल्के में ना लें। ठीक है, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, मैं कोई यहां से वहां से नहीं आया हूं, मैं काफी प्रभुत्वशाली आदमी हूं या मैं बड़े शहर से हूं। ठीक है, तो आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मैं किसी छोटे शहर का इंसान नहीं हूं। इसका मतलब मैं बड़े शहर का इंसान हूं। यू आर नो फूल मैग्नस, यू आर नो फूल मैग्नस, मतलब तुम फूल नहीं हो मैग्नस, इसका मतलब तुम बहुत बुद्धिमान हो। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज, मैं कोई छोटा सरप्राइज नहीं हूं जिसको आप समझ रहे हैं, मैं एक बड़ा सरप्राइज हूं। ठीक है, मैं एक बड़ा सरप्राइज हूं। इन सब बातों में क्या लग रहा है? इन सब बातों में सिर्फ यही लग रहा है कि अगर कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन आता है बहुत ज्यादा, तो उसका एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंस होता है, एक स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस को सजेस्ट कर रहा होता है। मतलब कभी कभी हम एक स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस पैदा करने के लिए हम नेगेटिव एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे कोई छोटा आदमी मत समझना, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। ठीक है, ठीक है, अभी आपको मेरी औकात नहीं पता है, मतलब मेरी औकात बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो नेगेटिव एक्सप्रेशन ला के लोग एक स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस पैदा करना चाहते हैं, मतलब अपने आप, मतलब एक उसका पॉजिटिव इंपैक्ट अपनी बातों में पॉजिटिव इंपैक्ट डालना चाहते हैं नेगेटिव एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके, नेगेटिव एक्सप्रेशंस को यूज करके एक स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस पैदा करना चाहते हैं। उसको हम लिटोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटोट्स। इन लिटोट्स अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस। ठीक है, सो ये उदाहरण तीनों है, बहुत अच्छे उदाहरण है। इसका मतलब ये हो गया कि आप मुझे एक छोटे शहर का मत समझो, मैं काफी बड़े शहर का हूं। ठीक है, या मैं कोई छोटा सरप्राइज नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा सरप्राइज हूं। ठीक है, तो ये इस तरह के कहने का मतलब ये है, सिर्फ इतना है कि हम नेगेटिव एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम एक स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस पैदा करें, उसी को हम लिटोट्स कहेंगे। ठीक, राइट। अब आ जाते हैं मेटाफर पर। मेटाफर जो है वो एक इंप्लाइड सिमिली कही जाती है। इंप्लाइड सिमिली का मतलब होता है कोई चीज परोक्ष रूप से कही जाए, तो परोक्ष रूप से इसे सिमिली ही कहेंगे। क्या कहेंगे? परोक्ष रूप से इसे सिमिली ही कहेंगे, लेकिन ये परोक्ष रूप से सिमिली है, लेकिन है ये मेटाफर। क्या है ये मेटाफर। इनडायरेक्टली ये सिमिली है, लेकिन डायरेक्टली ये क्या है? मेटाफर है। तो कहने का मतलब है इसमें कि ये कह रहा है कि इन अ मेटाफर, सिमिली में क्या है? सिमिली में कह सकते हैं कि where we make a comparison between two dissimilar things and where we find at least one point is common. कितना? one point is common. दो चीजों के बीच में तुलना की जाए तो उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो दोनों में हो, इसका भी हो इसका भी हो।
जैसे कहें वह उसका मुख चंद्रमा के जैसा है, तो मतलब चंद्रमा का जैसा मुख है, चंद्रमा में वह इतनी सुंदर है जितना कि चांद, वह इतनी खूबसूरत है जितना कि चांद। तो इसका मतलब चांद की खूबसूरती और उसकी खूबसूरती की तुलना की गई है। दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, वह एक कोई बच्ची है और दूसरी है चंद्रमा, इन दोनों की तुलना जो है की गई है, तो इन दोनों की कोई तुलना की गई है, तो ये जो है इसकी खूबसूरती उसकी खूबसूरती दोनों की तुलना की गई, तो जो खूबसूरती का जो पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए उसको हम सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी हम ये समझते हैं कि मेटाफर किसे कहते हैं। क्या मेटाफर किसे कहते हैं? ठीक, हाँ। इन अ मेटाफर अ कंपैरिजन इज मेड, एक कंपैरिजन मतलब एक तुलना की जाती है, इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट के बीच में मतलब कंपैरिजन किया जाता है, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड, इसमें ये यूज नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिमिली और मेटाफर, सिमिली में हम एज लाइक एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सी इज एज फेयर एज अ मून, सी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, सी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, वो इतनी सुंदर है जितना कि चांद। ठीक है, लेकिन अभी कहा जाए कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इट ड्राफ्ट एज अ जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन। ठीक है, मतलब दया का गुण दबाव से नहीं उत्पन्न होता, जिस तरह से आसमां से वर्षा की बूंदें जमीन पर स्वाभाविक रूप से गिरती हैं, उसी तरह से दया मानव के हृदय से स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होती है। तो इन दोनों का मतलब सिर्फ यही है कि दया का मानव के हृदय से उत्पन्न होना और जमीन आसमान से वर्षा का गिरना बिना किसी दबाव के, विदाउट एनी फोर्स। तो दोनों की तुलना की गई है, दोनों के उत्पन्न होने की तुलना की गई है कि दोनों चीजें बिना फोर्सफुली होती हैं, स्वतः होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होता। Nobody can compel someone to show mercy for others. So one thing is prominent here. I want to make the difference between the metaphor and simile. That simile is a comparison between two dissimilar objects, and where we find at least one point is common. But metaphor is an implied simile. एक मेटाफर जो है वो implied simile होता है, हम उसमें कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन उसमें एज लाइक एज वर्ड नहीं आता है। कहने का मतलब है उसमें जो एक गैप होता है, सिमिली में दोनों में तुलना की जाती है लेकिन इसमें कोई गैप नहीं रह जाता, इसमें उस चीज को वही मान लिया जाता है। इसमें जो होता है उस चीज को वही डायरेक्टली मान लिया जाता है। मैं कहूं उसका चेहरा चांद जैसा है, यह सिमिली है, लेकिन अगर मैं कहूं वह चांद है, वह लड़की, वह बच्ची एकदम चांद है, तो मतलब चांद जैसी नहीं है बल्कि चांद, मतलब उसमें एज लाइक एज नहीं आ रहा, उसको हम वही मान लिए। ठीक है, जैसे लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ठीक है, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, प्रेम जो है वो जिंदगी की स्पाइस है। अब अगर हम ये कहें कि प्रेम जो है, जो होता है, लव जो है इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, अगर हम इसको ऐसे कहें लव इज लाइक द स्पाइस ऑफ लाइफ, लव इज लाइक एज अ स्पाइस ऑफ लाइफ, तब ये सिमिली हो जाता। लेकिन अभी हम कह रहे हैं डायरेक्टली उसको, प्रेम को, जिंदगी का डायरेक्टली हम स्पाइस मान ही लिए, उससे तुलना नहीं की है बल्कि मान ही लिए, इसलिए ये मेटाफर है। मतलब सिमिली में हम तुलना करते हैं लेकिन मेटाफर में तुलना की जाती है लेकिन उसको डायरेक्टली वही मान ही लिया जाता है। बिल्कुल तुलना की तो जाती है लेकिन डायरेक्टली उसमें मान ही लिया, तो उसमें कोई डायस्पोरिया नहीं होता, उसमें कोई गैप नहीं होता, वह डायरेक्टली उसको एज इट वही मान ही लिया जाता। अभी एक लाइन है, सेकंड लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यह फ्रांसिस बैकन की लाइन है, मुझे लगता है ऑफ रिवेंज से ली गई है, ऑफ रिवेंज से ली गई है, ऑफ रिवेंज, ये ऑफ रिवेंज इसका ऐसे है। फ्रांसिस बैकन, एज यू नो दैट ही इज प्रोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट
प्रोज राइटर, ही इज नोन फॉर हिज प्रोज स्टाइल, ठीक है। तो ही इज नोन फॉर हिज एवरिस्टिक लैंग्वेजेस, ही इज नोन फॉर ऑब्स्क्यूरिटी इन लैंग्वेज, ठीक है। तो वो बहुत ही कोई भी चीज लिखते थे बहुत प्रोवर्बियल होती थी, एक तरह से प्रोवर्ब ही लिखते थे बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज जो है मतलब अगर आप किसी से रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं, इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यह एक जंगली न्याय है। मतलब किसी से रिवेंज, उनके कहने का मतलब है किसी से रिवेंज नहीं लेना चाहिए, रिवेंज नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको माफ कर देना चाहिए, बल्कि उसको माफ कर देना चाहिए। तो रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, एक जंगली न्याय है। बल्कि उसको वो कहता है कि माफ करने में विश्वास रखता हूं, इसलिए रिवेंज को उसने जंगली न्याय कहा। जंगली न्याय के जैसा नहीं कहा, रिवेंज को जंगली न्याय के जैसा नहीं कहा, बल्कि डायरेक्टली उसको जंगली न्याय कहा। अगर वो जैसा कहता कि रिवेंज जो है एक जंगली न्याय जैसा है, तब सो सिमिली होता, लेकिन अभी रिवेंज को जंगली न्याय मान ही लिया डायरेक्ट, यह मेटाफर हो गया। मतलब सिमिली में तुलना किया जाता है, लेकिन मेटाफर में तुलना तो की जाती है, लेकिन उसको वही रूप वही डायरेक्टली मान ही लिया जाता, उसमें कोई गैप भी नहीं बचता। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज एक तरह का जंगली न्याय है, जंगली न्याय के जैसा नहीं है, जंगली न्याय ही है। तो यह इसलिए मेटाफर है। अंतर समझने बहुत ही माइन्यूटली इसको आप देखेंगे, तभी इसको कहा जाता है कि परोक्ष रूप से सिमिली ही है, इंप्लाइड सिमिली है। मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली, ठीक है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, मतलब ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जहाज जैसा नहीं कहते हैं, जहाज ही कहते हैं। डायरेक्टली ये बात कही जा रही कि ऊंट, कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, मतलब जो कैमिल है वो इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, वह रेगिस्तान का जहाज है। तो इसमें जहाज जैसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि डायरेक्टली उसको जहाज माना गया, इसलिए इसको मेटाफर कहेंगे। मेटाफर में डायरेक्टली वही तुलना तो की जाती है, लेकिन जिससे तुलना की जाती है उसको वही चीज डायरेक्टली मान ली जाती है। अब आ जाते हैं मेटोनिमी पर। क्या आ जाते हैं? मेटोनिमी पर। मेटोनिमी क्या है? इन मेटोनिमी a thing is called by something which is associated with it। किसी चीज को हम बुलाते हैं by something which is associated with it, जो इससे जुड़ी हुई हो। जैसे अगर मैं कहूं, मतलब नाम के बदले एक ऐसा नाम लेना, ठीक है। इन मेटोनिमी a thing is called, किसी चीज को हम कहते हैं by something which is associated with it, जिससे वह जुड़ी हुई होती है, जिससे वह रिलेटेड होती है, जिससे वह जुड़ी हुई होती है, उसको डायरेक्टली वही नाम मानकर बुलाते हैं। जैसे कहें, हम क्या कहें, यू मस्ट एड्रेस द चेयर। आप मतलब चेयर को एड्रेस करें, चेयर को संबोधित करें। चेयर को संबोधित थोड़ी करना है, चेयर पर बैठा किसी व्यक्ति को संबोधित करना है। तो डायरेक्टली हम ये नहीं कहते हैं कि आप चेयरमैन को संबोधित करिए, हम कहते हैं एड्रेस द चेयर, मतलब चेयर को संबोधित करिए, मतलब चेयरमैन को संबोधित करिए। तो अब हम चेयर को हम चेयर ना करके चेयरमैन को ही मान लेते हैं कि वह चेयरमैन को कहा जाता है। मतलब चेयर सिर्फ एक ऐसा वर्ड नहीं रह गया यहां पर, बल्कि वो ऐसा रह गया कि चेयर का मतलब ही मान लिया गया कि चेयरमैन की बात की जा रही है। डायरेक्टली चेयर को चेयरमैन कहते हैं। तो यू मस्ट एड्रेस द चेयर, अगर मैं ये कहूं तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप चेयरमैन को संबोधित कर लीजिए, इसलिए चेयरमैन कहते हैं इसको। अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड। अब फुल पर्स का मतलब क्या हो गया? देखो, मेटानिमी का मतलब हो गया शब्द के बदले दूसरा शब्द इस्तेमाल करना जो उस शब्द को चरितार्थ कर रहा हो, जो उस शब्द के मतलब, जो उस शब्द के बारे में पूरा का पूरा उसके साथ न्याय कर रहा हो। एक कोई दूसरा वर्ड जो उसके बदले में बोला गया हो और ठीक उसी के बारे में बता रहे हो। अगर एक फुल पर्स की बात करें तो फुल पर्स किसे कहेंगे? फुल पर्स का मतलब हो गया जिसका बटुआ भरा हुआ हो, जिसका पर्स जो है उसमें बहुत ज्यादा पैसे भरे हुए हो। इसका मतलब कोई अफ्लुएंट आदमी है, कोई धनी आदमी है, कोई रिच पर्सन की बात की जा रही है, रिच मैन की बात की जा रही है। तो फुल पर्स नेवर, कभी भी लैक्स फ्रेंड, मतलब उनके पास मित्रों की कमी नहीं होती। मतलब जिसका फुल पर्स होता है, जिसका पर्स भरा रहता है, उसके पास कभी मित्रों की कमी नहीं होती है। अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड, अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड, मतलब
जो जिसका पर्स भरा रहता है उसके पास मित्रों की कमी नहीं। मेटोनिमी, मेटोनिमी का मतलब हो गया अब यह फुल पर्स जो है वह रिच मैन के लिए आया है, जो धनी लोग हैं। तो जाहिर सी बात है रिच मैन भी यहां लिख सकते थे, अ रिच मैन नेवर लैक्स फ्रेंड, लेकिन हम ये ना कहने के बजाय हमने फुल पर्स कहा। इसका मतलब यह शब्द इसके बदले में बोला गया। सो इन मेटोनिमी अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विद इट, जिससे कोई चीज जुड़ी होती है उसके बदले में कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं मेटोनिमी। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड का मतलब हो गया, पेन का मतलब हो गया क्या, ज्ञान, और माइटर देन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब हो गया ताकत, बल, ठीक है। तो जो ज्ञान होता है वह ताकत या बल से भारी होता है, बड़ा होता है, उसका वहदा ऊंचा होता है। मतलब पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड का मतलब हो गया कि जो पेन जो है ज्यादा ताकतवर है तलवार से। इसका मतलब ये हो गया ये स्वॉर्ड जो है किसी और चीज को दिखा रहा है और पेन जो है किसी और चीज को दिखा रहा है। पेन दिखा रहा है ज्ञान को और स्वॉर्ड दिखा रहा है ये ताकत को। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस पेन का अर्थ कुछ दूसरा है, स्वॉर्ड का अर्थ कुछ दूसरा है। तो जाहिर सी बात है इसका एक अलग मतलब निकल रहा। मतलब अगर अफ्लुएंट व्यक्ति यहां होना चाहिए पेन के बदले में, रिच पर्सन होना चाहिए, रिच मैन, ठीक होना चाहिए। सॉरी, द पेन का मतलब है कोई ज्ञानी व्यक्ति। इसके बदले में अगर इसको कोई अल्टरनेट अगर इसका ढूंढे, हम इसके बदले में कोई वर्ड ढूंढे तो हम कहेंगे कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, ये हम ढूंढेंगे। लेकिन अभी हमने द पेन इस्तेमाल किया, सिंबॉलिकली हमने इस्तेमाल किया। एक तरह से देखा जाए तो कोई दूसरा वर्ड हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बदले में, वही मेटोनिमी होती है। मेटोनिमी का मतलब होता है वर्ड्स के बदले वर्ड्स इस्तेमाल करना जो उसी को संबोधित कर रहा हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि डायरेक्टली बात ना करके इनडायरेक्टली कहा जाए, मतलब एक शब्द के बदले कोई दूसरा वर्ड लाया जाए, वो जो होता है वो मेटोनिमी होती है। आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा था। तो मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा था ना, शेक्सपियर के वर्क को पढ़ रहा था। शेक्सपियर के वर्क कह रहा, आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा था, मतलब शेक्सपियर के वर्क को पढ़ रहा था, ठीक है। ये कहने का मतलब है ये मेटोनिमी है, ठीक है। अनोमोटोपोइया, ठीक है। अनोमोटोपोइया का मतलब है अनमोटोपोइया, अनमोटोपोइया, ठीक है। अनमोटोपोइया, अनमोटोपोइया, अनमोटोपोइया का मतलब हो गया इन अनमोटोपोइया साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस। मतलब इसमें साउंड या मीनिंग सजेस्ट करता है। साउंड जो होता है, साउंड अनमोटोपोइया में जो साउंड है सजेस्ट मीनिंग और सेंस, यही जो है मीनिंग और सेंस को सजेस्ट करता है। जैसे एक लाइन है, ये लाइन मुझे याद आ रही है, मुझे लगता है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे का मतलब हो गया ये टॉमस ग्रे की लाइन है। टॉमस ग्रे की लाइन है और ये ली गई है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें की लाइन है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ठीक है। मतलब गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं और यह दिन के खत्म होने की बात कर रही हैं, ये दिन के खत्म होने को बयां कर रही हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, मतलब कर्फ्यू टॉल, गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, दिन के बीत जाने का बात कर रही है। पार्टिंग डे मतलब अब समय बीत रहा है, ठीक है, शाम हो रही है। तो पार्टिंग डे मतलब शाम के लिए इसने पार्टिंग डे का इस्तेमाल किया। कहीं कहीं इसका मतलब मिलता है कि अब जीवन खत्म हो रहा है, डेथ की बात होती है, कहीं ना कहीं इसका ऐसा भी लोग इसका अर्थ निकालते हैं। और ये जो गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं यह दिन के खत्म होने की बात कर रही हैं कि अब दिन बीत चुका है, ठीक है। सभी जानवर चारागाह से घर की तरफ वापस लौट रहे हैं।
और हमारे फोर फादर्स मतलब हमारे पूर्वज जो यहाँ पर नीचे दफन हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर अब जो है वो उन्हीं के पूरे मतलब चर्चाट की बात करता है, एक दुख व्यक्त कर रहा होता है अपने फोर फादर्स के ऊपर, ठीक है, कि द बोस्ट ऑफ, उसमें कुछ लाइंस ऐसे हैं, द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी एंड ऑल दैट वर करके है लाइन में, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग बट all that beauty and all that wealth gave awaits like the inevitable hours, awaits like the inevitable hours करके ऐसे कुछ लाइन में जस्ट भूल रहा हूं मैं उस लाइन को, ठीक, मतलब ये कर्फ्यू टॉस द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये लिया गया एलजी रिटर्निंग कंट्री चर्चयार्ड से। मुझे लाइंस याद थी बट बहुत दिन हो गया मैं उसको देखे तो मैं लाइंस को भूल रहा हूं, बट ये लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एलजी रिटर्निंग कंट्री चर्चयार्ड से लाइन ली गई है और ये बताती अनमोटोपोइया का मतलब हो गया साउंड। क्या हो गया? साउंड। जहां पर देखो कर्फ्यू टॉल्स, गिरजाघर की घंटियां बजती हैं, साउंड की बात की गई, द नेल, साउंड की बात की जा रही है, द नेल ऑफ पार्टिंग डे। मरमरिंग हांड्स ऑन फ्लाइज ऑन समर यू, ठीक है, मरमरिंग, ये देखो मरमरिंग वर्ड आया, ये अनमोटोपोइया है, ठीक है। रन विथ ट्रिमेंडस साउंड, है ना, साउंड योर ईयर्स, ठीक है, तो ये गन, ड्रम, ट्रम्पेट, ठीक है, ये सब जो है ये साउंड की बात कर रहा, किसका? साउंड की बात कर रहा है। तो जो साउंड की बात करे वो क्या है? अनमोटोपोइया। जो साउंड की बात करे वो क्या है? अनमोटोपोइया है। ऑक्सिमोरॉन, ऑक्सिमोरॉन का मतलब क्या हो गया? विरोधाभास। इन ऑक्सिमोरॉन टू अपोजिट वर्ड्स आर आइडियाज आर पुट टुगेदर, दो विरोधात्मक बातें, दो अपोजिट बातें एक साथ एक सेंटेंस में रखी जाती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सिमोरॉन। ऑक्सिमोरॉन मतलब विरोधाभास। अभी जैसे मैं कहूं दिस इज एन ओपन सेक्रेट, ओपन सेक्रेट मतलब दोनों अपोजिट बातें। देखिए इधर देखिए, सेक्रेट जो है ये हो गया रहस्य, ओपन मतलब खुला हुआ। सेक्रेट तो वो चीज होती है जो पर्दे में रखी जाए या ढक के रखी जाए, सेक्रेट हो, सेक्रेट कोई चीज हो, गुप्त बात कोई हो। और ओपन तो कोई सेक्रेट चीज है तो ओपन कैसे हो सकती? मतलब दो विरोधी बातें। अभी हम कहें यह तो एक खुला रहस्य, क्या है? खुला रहस्य है। रहस्य भी है और खुला है, ये कैसे बातें? दोनों गलत बातें, मतलब दोनों अपोजिट बातें हैं, दोनों अपोजिट बातें। लेकिन हम कहते हैं अरे भाई इसमें क्या रहस्य है, ये तो बहुत ही ओपन सेक्रेट है। क्या है? यह ओपन सेक्रेट है, खुला रहस्य है। His honor rooted in dishonor stood, and faith unfaithful kept him falsely true, है ना? तो ये कह रहा है कि his honor rooted in dishonor stood, ये लाइन मुझे लगता है कि ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइन है और लेडी ऑफ शार्लॉट से लिया गया है, मुझे लगता है लेडी ऑफ शार्लॉट से, अगर गलत नहीं हूं तो ये लेडी ऑफ शार्लॉट से लिया गया है। ये इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कोई डांस का काम कर रहा है, छोटे स्तर पर डांस का काम कर रहा है, नाचने का काम कर रहा है, तो लोग उसको कुछ भी कह सकते हैं कि अरे वो तो नाचने वचने का काम करता है, ठीक है, तो उसको एक डिसऑनर की तरह लोग देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अंततः वह इतना सक्सेस पा जाए कि लोग उसका एक झलक पाने के लिए तरस रहे हों और वो अपने उसी डांसिंग सिनेरियो में, डांसिंग के क्षेत्र में, उसी स्पेयर्स में वो बहुत आगे निकल जाए। अगर वो बहुत आगे निकल गया तो उसको अब सम्मान मिलने लगा, उसको ऑनर मिलने लगा। तो वही चीज इसमें ये बात कही जा रही है कि कभी कभी सम्मान जो होता है, हिज ऑनर रूटेड, उसके सम्मान की जो जड़ है, इज इन डिसऑनर स्टूड, डिसऑनर स्टूड मतलब जहां डिसऑनर है वहीं से वो खड़ा हुआ है, मतलब अपने डिसऑनर से वो पैदा हुआ है और आज सम्मान की दुनिया में है, वो जी रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों बातें मतलब विरोधात्मक हैं, कि सम्मान की जड़ वही है जहां से उसका असम्मान, मतलब जहां से उसका अपमान हुआ था, वहीं से वह फिर उठना शुरू किया और सम्मान पाया। कभी कभी होता है कि लोग किसी का इतना डिसऑनर करते हैं, उसको इतना डिफेम करते हैं,
उसको उतना परेशान करते हैं और अंत में जो उसकी कमजोरी होती है उसी को अपनी ताकत बना लेता है। और तभी ये बात कह रहा है कि हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड एंड फेथ अनफेथफुल। फेथ और अनफेथफुल दोनों एक ही शब्द, दोनों विरोधात्मक है। फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फाल्सली ट्रू। ये देखिए फाल्सली ट्रू, ट्रू भी है लेकिन फाल्सली है ना, ट्रू भी है लेकिन फाल्सली, झूठ मूठ का सच है, झूठ मूठ का सच। तो ये जो ऐसे अगर वर्ड आपको मिलते हैं तो इसका मतलब ये ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब दो ऐसे शब्द जो दाएं बाएं लिखे हों और दोनों एक दूसरे के विरोधी हों, दोनों एक दूसरे के विरोधी हों, जैसे ओपन सेक्रेट, ठीक, ऑनर डिसऑनर, ऑनर रूटेड डिसऑनर स्टूड, ऑनर रूटेड डिसऑनर स्टूड, फेथ अनफेथफुल, फेथ अनफेथफुल, फाल्सली ट्रू, है ना, फेथ और अनफेथफुल दोनों अपोजिट हैं। फाल्सली ट्रू, फाल्सली मतलब झूठे रूप से सच है, तो फाल्सली ट्रू ये भी विरोधात्मक है। That time is past and all its aching joys are now no more and all its dizzy rapture। अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है और ये ली गई है एलेजी, सॉरी ये ली गई है Ode to the Imitations of Immortality from the Recollection of Early Childhood। एक विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड है, बड़ी लंबी ओड है, बड़ी फेमस है, उससे ली गई है। वह अपने बीते हुए समय पे बहुत ज्यादा वो उसको याद करके बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा दुखी भी है, बहुत ज्यादा दुखी है। कहता है कि अब वो बचपन के दिन नहीं आएंगे और एकिंग जॉयज, एकिंग जॉयज मतलब जो दर्द में भी जो आनंद था, ठीक है, गिरते थे, खेलते थे, गिरते थे, कूदते थे, चोट लगती थी, ठीक है, तो उसमें जो 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 उसका जॉय का जो जॉय था, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर। अब वो दर्द भरे आनंद भी अब नहीं रहे। अब दर्द भरे आनंद, दर्द भरे आनंद, एकिंग माने, एक माने होता है दर्द, कष्ट, पेन, एक उसी से बना हेड एक, है ना, एकिंग जॉयज, एकिंग जॉयज की बात करा, मतलब दर्द भरे जो आनंद थे, दोनों अपोजिट हैं। इसलिए जो बातें अपोजिट हों, अपोजिट वर्ड्स रखे गए हों, उनको हम ऑक्सीमोरॉन कहेंगे। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन माने विरोधाभास, मतलब दो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के बगल में रखे गए हों, दोनों, और दोनों असाइनिंग वर्ड्स जो हैं वह एक दूसरे के विरोधात्मक हों, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हों। अब जैसे एकिंग मतलब दर्द की बात कर रही है और तुरंत जॉय की भी बात की जा रही है, तो ये दोनों जो हैं विरोधात्मक है ना, दोनों विरोधात्मक। डिजी रैप्चर्स एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, ए भी डिजी रैप्चर्स, ठीक। तो कुल मिला जुलाकर सिर्फ इतना कहना है कि इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट वर्ड्स, दो अपोजिट वर्ड्स रखे रहते हैं, आर आइडियाज अथवा आइडियाज आर पुट टुगेदर, वो दोनों एक साथ रखे हैं। इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट वर्ड्स, जो दो विरोधात्मक वर्ड्स हैं, विरोधी वर्ड हैं, आर आइडिया अथवा दो विरोधी विचार जो हैं, आर पुट टुगेदर, वो दोनों एक साथ रखे गए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरॉन। जैसे ओपन सेक्रेट, ऑनर डिसऑनर, फेथ अनफेथफुल, फाल्सली ट्रू, एकिंग जॉयज, डिजी रैप्चर, ये सब तमाम सारी चीजें, ठीक है। और है पैराडॉक्स। अब हम पढ़ते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या? अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच लुक्स absurd एंड contradictory but is well founded। A paradox A paradox is a statement which looks absurd and contradictory but is well founded। कहने का मतलब जो पैराडॉक्स है, इज ए स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट है विच लुक्स absurd, जो देखने में तो बकवास लगता है, एंड कंट्राडिक्टरी, और दोनों और विरोधी लगता है, बट इज वेल फाउंडेड, लेकिन वह बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया होता है, वो अच्छा लगता है सुनने में, समझने में, ठीक है। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, मुझे लगता है ये तो जिसे कहा जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन,
ये चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, स्टोन वॉल्स डू नॉट प्रिजन मेक नॉर आयरन बार्स केज, ठीक है, स्टोन वॉल्स, देयर इज नो वन सो पुअर एज वेल्दी माइजर, ठीक है, मतलब देयर इज नो वन सो पुअर एज वेल्दी माइजर, मतलब कोई इतना गरीब नहीं है एज वेल्दी माइजर, जितने धनी धनी कंजूस लोग होते हैं। मतलब पैराडॉक्सिकल बातें हैं। पैराडॉक्स का मतलब हो गया स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन विच लुक्स अब्सर्ड, जो देखने में लगे कि बकवास है, एंड कंट्राडिक्टरी, और दोनों देखने में लगे विरोधी बात है, बट इज वेल फाउंडेड, लेकिन सुनने में बड़ा सच्चा होता है, मतलब उसका अर्थ बड़ा सच्चा होता है। अभी एक लास्ट वाला ये वर्ड, ये इससे बहुत आराम से समझा जा सकता है। देयर इज नो वन सो पुअर एज वेल्दी माइजर, इसी से समझिए इस बात को कि कोई उतना गरीब दुनिया में नहीं है जितना कि धनी कंजूस। मतलब धनी अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत कंजूस है, तो दुनिया का सबसे वो बहुत ही बुरी तरीके वाला गरीब आदमी है वो। मतलब अगर कोई धनी व्यक्ति बहुत कंजूस है तो वही कह रहा है कि देयर इज नो वन सो पुअर, इस दुनिया में कोई इतना ज्यादा गरीब नहीं है जितना कि वेल्दी माइजर, जितना कि धनी लोग हैं जो बहुत कंजूस हैं, वो लोग हैं। मतलब कोई धनी कंजूस है, अगर वो पुअर है तो उससे बड़ा पुअर व्यक्ति, कोई धनी व्यक्ति है और वो कंजूस है तो दुनिया में उससे बड़ा कोई गरीब आदमी नहीं है। तो सुनने में तो ये कंट्राडिक्टरी लग रहा है, सुनने में तो ये स्टेटमेंट तो बहुत ही कंट्राडिक्टरी, बहुत ही विरोधी लग रहा है, सुनने में स्टेटमेंट लुक्स अब्सर्ड, बकवास लग रहा है, बट वेल फाउंडेड, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत मजेदार है। पैराफ्राइसिस और सर्कमलोक्यूशन, अ थिंग इज प्रेजेंटेड इन अ राउंड अबाउट एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि ये बता रहा है, जो पैराफ्राइसिस और सर्कमलोक्यूशन है, यह बात को घुमा के कहना, ठीक है, बात को क्या करना, घुमा के, सीधा सीधा ना कह के किसी बात को राउंड अबाउट करना। क्या है राउंड अबाउट? मतलब घुमा के बात अपनी कहना, उसका एक्सप्रेशन अगर दिखाई दे तो हम कहेंगे कि सर्कमलोक्यूशन। क्या कहेंगे? सर्कमलोक्यूशन या पैराफ्राइसिस। क्या कहेंगे? पैराफ्राइसिस या कहेंगे या सर्कमलोक्यूशन कहेंगे। जैसे कहा जाए अ टू एज्ड वेपन। क्या है? अ टू एज्ड वेपन। टू एज्ड वेपन का मतलब हो गया दो धारी तलवार, ठीक है, मतलब दो धारी तलवार, मतलब दो तरीके से अगर एक मुहावरा कहा जाए कि ये तो दो धारी तलवार है, ठीक है, ये दो धारी तलवार है, मतलब ये उधर भी चलती हैं उधर भी चलती हैं, इधर भी बात आके जाके कह आती हैं उधर भी जाके कहती हैं। हमारे घर की कुछ बात ले जाती हैं मिर्च मसाला और दूसरे घर जाती हैं दे आती हैं और दूसरे का इधर लाती हैं। तो ये दो मुही हैं, मतलब दो धारी तलवार है, ये दो तरीके, मतलब ये दोहरी हैं, मतलब इनका कोई एक निश्चित मापदंड या मानक नहीं है, ठीक है, तो किसी एक मानदंड पे खरी नहीं उतरती हैं। ये इधर भी बात करेंगी और यहाँ की बात वहां ले जाएंगी, वहां की बात यहाँ भी ले जाएंगी, ये दोनों तरफ चलती हैं, दो मुही छुरी हैं, दो धारी तलवार है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? सर्कमलोक्यूशन या पैराफ्राइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कमलोक्यूशन या पैराफ्राइसिस। द सम निम्स देयर आर टू कांसस ऑफ दियर फेस, है ना, कुछ सुंदरियां ऐसी होती हैं, मतलब ग्रीक मिथोलॉजी में निम्स मतलब वे महिलाएं होती थी जो बहुत ज्यादा सुंदर होती थी, परियां या निम्स उनको बोलते थे। सम निम्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ दियर फेस, वो अपने सुंदरता की बहुत ज्यादा, मतलब के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, मतलब जितना नहीं होना चाहिए था उतनी ज्यादा कॉन्शियस थी। तो ये एक है। और द ब्यूलेस कोरियर्स ऑफ द एयर। तो कहने का मतलब ये है कि जो राउंड अबाउट, मतलब जो बात सीधी ना कह के इनडायरेक्टली कहा जाए, मतलब उसको गोल गोल घुमा के कहा जाए, राउंड अबाउट कहा जाए एक्सप्रेशन, उसको हम सर्कमलोक्यूशन कहेंगे। मतलब वह जिसके दो अर्थ हो रहे हों, एक ही अर्थ ना निकल के दो अर्थ निकल रहा हो, बात एक कही गई अर्थ कुछ और है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया, पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी चीज को पर्सोनिफाइड करना, उसको मानवीकृत करना। इन पर्सोनिफिकेशन इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स
and abstract ideas. Abstract ideas are thought of a having life. That its personification is to endow intelligence and personality to inanimate things to give the impression as if they were living beings. पर्सनिफिकेशन का मतलब सीधा मतलब ये हो गया कि कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो नॉन लिविंग है, और या फिर कोई ऐसी आइडिया, कोई ऐसा विचार जो है, कोई ऐसा थॉट है, ठीक है, कोई ऐसा विचार है, हैविंग लाइफ, जिसको ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे वह जीवित है, जैसे वह लाइव अलाइव है। क्या है? अलाइव हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनिफिकेशन। क्या बोलेंगे? पर्सनिफिकेशन कहेंगे। That is, personification is to endow intelligence and personality to inanimate things to give the impression as if they were living being. मतलब उनको ऐसे ट्रीट किया जाए, उनका प्रभाव ऐसा हो, उनको ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे वो कोई लिविंग बीइंग हो, मतलब कोई जीवित प्राणी जैसा हो। जैसे कहा जाए, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। मृत्यु जो है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड, मृत्यु ने अपना ठंडा हाथ जो है वह किसी के ऊपर, किसी को छोड़ती नहीं है। जो मृत्यु है वह किसी को नहीं बख्श सकती, किसी को नहीं छोड़ सकती, वह एक दिन आनी ही आनी है। उसका जो ठंडा हाथ है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, वह सबके ऊपर पड़ता ही पड़ता है एक दिन। मतलब मृत्यु जो है वो अपने आगोश में एक दिन सबको लेती ही लेती है। आप उससे वंचित नहीं रह सकते। यू कांट गेट रीड ऑफ फ्रॉम, यू कांट ना गेट रीड ऑफ फ्रॉम द, टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द डेथ। आप उससे आप फ्री नहीं हो सकते, आप उसको, उससे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। मृत्यु तो एक दिन आनी है। डेथ इज सर्टन, डेथ इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, वन डे एवरीवन ऑफ अस विल डाई। ठीक है, वेदर ही आर सी इज अ किंग और क्वीन आर अ पुअर पर्सन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, मृत्यु तो आनी ही आनी, एक दिन वो ले ही जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। अब इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों है? फिगर्स ऑफ स्पीच इसलिए है क्योंकि मृत्यु जो है वो अपना ठंडा हाथ राजा के ऊपर भी रखेगी। मतलब चाहे वो राजसी ठाट बाट का रहने वाला राजा ही क्यों ना हो, वो कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अफ्लुएंट क्यों ना हो, उसके ऊपर भी मृत्यु अपना हाथ रखे। तो मृत्यु के पास कोई, मृत्यु ऐसी कोई काया तो है नहीं जिसके पास हाथ और पैर होता है, लेकिन मृत्यु को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे उसके पास हाथ है, कोई वह लिविंग बीइंग है। ठीक है, कोई जीवित और या फिर कोई काया से युक्त कोई ऐसा प्राणी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। तो उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई जीवित व्यक्ति हो। डेथ लेज हिज आइसी हैंड, मृत्यु अपना ठंडा हाथ राजा के ऊपर भी रखेगी, मतलब राजा को भी अपनी आगोश में एक दिन वो ले जाएगी। तो मृत्यु को यहाँ पे कोई व्यक्ति की तरह ट्रीट किया गया कि उसके जैसे मानो हाथ हो और वो अपना हाथ राजा के ऊपर भी रखेगी, ये बात कही जा रही है। तो इसलिए उसको, मृत्यु को पर्सनिफाई किया जा रहा है, इसलिए पर्सनिफिकेशन है। एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। चिंता कोई महिला थोड़ी है, कोई लड़की थोड़ी है जो उसके चेहरे पर बैठेगी जाकर, लेकिन चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुखी है। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अब ये क्या रहा है कि लव इज ब्लाइंड मतलब प्यार अंधा होता है ना। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। मतलब प्यार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्यार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अंधा हो जाएगा, उसको आप ब्लाइंड कहेंगे। ठीक है, बस एक पर्सनिफाइड किया गया है लव को कि प्रेम अंधा होता है। मतलब आप जिससे प्रेम कर रहे होते हैं उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सही गलत नहीं देखते, आप ये नहीं देखते कि आगे पीछे क्या होने वाला है। बस अगर जो दिमाग में आया, जो हृदय में आया, वो आप उसके लिए कर जाते हो। तो किसी भी हद तक आप गुजर जाते हो उस अपने प्रेम के लिए। तो वो जो लव है वह, उसके कभी ने कहा कि लव जो है वह प्रेम जो होता है वो अंधा होता है। मतलब प्रेम को ये पर्सनिफाइड किया गया कि प्रेम कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी है जिसकी आंख नहीं रहेगी, वह अंधा हो जाएगा। लेकिन उसके कहने का मतलब प्रेम में आप इतने डूब जाते हैं कि आपको सही और गलत कुछ नहीं दिखाई देता, और आप जो है बिल्कुल वो करने के लिए तो आतुर हो उठते हैं, चाहे वो सही हो, वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, बट यू विल डू दैट फॉर योर लव। सो इसलिए जो है
इसको परसानी, प्रेम को परसानिफाइड किया, इसलिए इसमें परसानिफिकेशन है। क्या है? परसानिफिकेशन है। सो एक चीज, अच्छा, मेरा मानना है कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता, ऐसी बात नहीं है। प्रेम अंधा नहीं होता, बल्कि पूरी प्रेम के ही पास आंख होती है, बाकी पूरी दुनिया अंधी होती है। जो चीज आप यूं ही आप नहीं देख सकते हैं, वह आपको प्रेम हो जाने के बाद दिखाई देने लगता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेम अंधा? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं फिलहाल। पर्सनली मुझे लगता है कि इस दुनिया में प्रेम ही वह है जिसके पास आंख होती है, और बाकी सब बेनजर हैं। इस दुनिया में किसी के पास आंखें नहीं है। अगर किसी के पास आंख है तो वह प्रेम के पास आंख है, और अगर आपके पास प्रेम है तो इसका मतलब आपके पास आंखें हैं। अगर कोई चीज आप देखना चाहते हैं, किसी पे दृष्टि रखना चाहते हैं, तो अगर वो प्रेम की दृष्टि होगी तभी आपको कोई चीज दिखाई देगी। जो प्रेम से इस दुनिया में दिखाई नहीं देगी, प्रेम की वजह से नहीं दिखाई देगी, वो नफरत की वजह से तो कभी नहीं दिखाई दे सकती। इसीलिए इस दुनिया में प्रेम के पास सिवाय आंखें हैं, और बाकी पूरी दुनिया अंधी है। तो हम लव को ये ब्लाइंड नहीं मानते। पर्सनली हम मानते हैं कि प्रेम ही वो है जिसके पास आंख है, बाकी पूरी दुनिया अंधी है। सो लव इज नॉट ब्लाइंड, बट हियर वी जस्ट गॉट अ सेंटेंस, लव इज ब्लाइंड, मतलब प्रेम अंधा। यहाँ पे अगर समझना है तो इस बात को ऐसे समझिए कि प्रेम को एक व्यक्ति की तरह माना गया है जिसके पास जिसके पास आंखें नहीं होती। तो ये पर्सनिफाइड, बल ये जिस रेफरेंस में कहा गया है वो बात सही भी है। लव इज ब्लाइंड का मतलब प्रेम अंधा है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता। जो भी हम सोच लेते हैं उसमें, वो हम करने के लिए आतुर हो उठते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम पन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पन बहुत मजेदार है। पन है प्ले ऑन वर्ड्स है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम पढ़ाएंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे। हमारी क्या औकात है कि हम पढ़ाएं किसी को? इस दुनिया में बहुत सारे लोग तेज हैं। हम सब मिलके पढ़ेंगे इसको। हम सब मिलके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो हम सब मिलके पढ़ी तो रहे। तो आपका साथ है। आप न जाने कितने लोग इसको देखेंगे, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे भाई, मैं ये सोचता हूं कि जो भी इसको देख रहा है वो इसको, मतलब मुझे थोड़ा सा मुझे चाहिए आप लोगों का, कि मैं आप लोगों से जुड़ पाऊँ और मुझे इतना बल मिल सके कि मैं आगे बहुत अच्छा कर सकूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं जितना कर सकता हूं, as much as I can. So I will do as much as I can for everyone. तो आगे मैं पन पढ़ाऊंगा, सॉरी, हम लोग पन पढ़ेंगे। तो माफी चाहता हूं, मैं पढ़ा क्या सकता हूं, हम लोग पढ़ेंगे पन, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग साथ मिलके पढ़ेंगे। मैं कहीं, अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे इसमें बता भी सकते हैं। इसके साथ कुछ और नई बातें जोड़ सकते हैं, कुछ और उदाहरण आप कमेंट में डाल सकते हैं, और हमको ये बता सकते हैं कि इसका ये और उदाहरण है। आप अगर कुछ और उदाहरण समझते हैं तो उसको और भी ज्यादा हमको बताएं, तो उससे जो है और भी चीजें क्लियर होंगी। मैं तो जो भी है जैसा वैसा बताने का आपको कोशिश करता हूं, और आप भी इसमें कुछ और उदाहरण ऐड करेंगे तो मुझे मजा आएगा, क्योंकि हम अकेले नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, मिल के पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हमें कुछ बताएं और उसमें कुछ लिखें, कुछ कमेंट में हमको भेजें, जिससे हमको ये पता चले कि हाँ, आप लोग हमें प्यार देते हैं। So thank you so much and lots of love and affection from my side, and keep watching my videos. Thank you so much. Have a good day.